एक घोषणा, एक नई पार्टी और ममता के वोट बैंक पर सीधी नजर। खुद को बंगाल का ओवैसी बताने वाले हुमायूं कबीर क्या वाकई बंगाल की राजनीति का खेल बदलने जा रहे हैं? करोड़ों का चंदा, बाबरी की तारीख और सत्ता को सीधी चुनौती। हुमायूं कबीर की एंट्री क्या बंगाल की सियासत में तूफान ला देगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञानी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर इन दिनों खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं। अपनी नई पार्टी लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं और सीधे सीधे ममता बनर्जी के सबसे मजबूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का ऐलान कर दिया है। ये बयान सिर्फ एक सियासी चुनौती नहीं है, बल्कि ये टीएमसी की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश मानी जा रही है। बंगाल में भले ही अभी चुनावों में समय हो, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से तेज हो चुका है। सवाल यही है कि क्या हुमायूं कबीर वास्तव में ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक शोर है जो चुनाव तक आते आते खत्म हो जाएगा? तान्या, ये सवाल इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। करीब 27 से 28% मुस्लिम मतदाता अब तक बड़ी मजबूती से टीएमसी के साथ खड़े रहे और ममता बनर्जी की जीत का सबसे बड़ा या सबसे मजबूत आधार भी यही वोट बैंक बना रहा। ऐसे में जब कोई नेता खुले मन से ये कह दे कि ये इस वोट बैंक को तोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं या फिर तोड़ने जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि पूरे राज्य की राजनीति में हलचल जरूर मचेगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि वो आगामी चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वो सीटें जहां मुस्लिम आबादी चुनावी नतीजे को तय करती है। अगर वो इन सीटों पर 5 से 7% वोट भी काटने में सफल हो जाते हैं तो टीएमसी के लिए ये एक सीधा और बड़ा झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत सिर्फ एक पार्टी बनाने के ऐलान से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत हुई 6 दिसंबर से, जब मुर्शिदाबाद में रेशीनगर में बाबरी मस्जिद की शैली में बनने वाली एक मस्जिद की आधारशिला रखी गई। तारीख वही चुनी गई जिसे बाबरी मस्जिद विधिवंश की बरसी के तौर पर देखा जाता है। इस शिलान्यास ने एक साथ कई सियासी संदेश दिए। ये एक तरफ इसे धार्मिक आस्था से जोड़ा गया, तो दूसरी तरफ इसे राजनीतिक उकसावे और भावनाओं के ध्रुवीकरण की कोशिश माना गया। टीएमसी ने इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया और कुछ ही समय बाद हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके बाद ये मामला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक टकराव में बदल गया। हुमायूं कबीर लगातार ये कहते रहे कि वो कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित नहीं था, बल्कि उनके और उनके समर्थकों की धार्मिक भावनाओं का प्रतीक था। उनका कहना है कि 33 साल पहले जिस ढांचे को गिराया गया था, उसी शैली में अब उसकी नींव रखी जा रही है और इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तान्या, वो बार बार कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है, वो किसी पार्टी का नहीं होती। लेकिन जब किसी कार्यक्रम की तारीख, स्थान और संदर्भ इतने संवेदनशील हो तो राजनीति से उसे अलग दिखाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि विपक्षी दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने पूरी तरह एक सुनियोजित राजनीतिक कदम इसे बताया है। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू वो था जब हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण के लिए मिले चंदे का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 दिनों में उनके अकाउंट में 2 करोड़ 71 लाख रुपए जमा हुए, जबकि 65 लाख 67 हजार रुपए नगद चंदा मिला। यानी कुल मिलाकर 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और ये बताता है कि इस मुद्दे को लेकर लोगों के भीतर कितना उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी रकम क्या केवल धार्मिक भावना से आई है या इसके पीछे कोई संगठनात्मक और राजनीतिक तैयारी भी चल रही थी? विपक्ष का आरोप है कि ये चंदा भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों की नींव हो सकता है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से उठाया।
तान्या, टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर का निलंबन असली है और ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ कदम उठाने की वजह से किया गया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ये सब एक सियासी ड्रामा है ताकि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर ना जाए और उसे बाद में किसी और दिशा में मोड़ा जा सके। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले में बैकडोर से खेल रही हैं, जबकि टीएमसी इस आरोप को सिरे से खारिज करती है। इस टकराव ने बंगाल की राजनीति को ज्यादा उलझा दिया है। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। हुमायूं कबीर ने एक ऐलान कर दिया था कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं और खुद को बंगाल का ओवैसी भी बताया है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि उन्होंने ओवैसी से बात कर ली है और उन्हें जुबान भी मिल चुकी है। उनका कहना कि ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हैं और वो बंगाल के ओवैसी बनेंगे। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ओवैसी का नाम मुस्लिम राजनीति में एक मजबूत पहचान के तौर पर लिया जाता है। हालांकि इस दावे पर खुद ओवैसी की ओर से कोई सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि इस तरह के किसी भी गठबंधन की फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार सार्वजनिक बयान और पर्दे के पीछे की बातचीत अलग अलग चलती है। इसीलिए विशेषज्ञ इस संभावना से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई समझौता तो होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या हुमायूं कबीर वाकई ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती दे पाए? पिछले एक दशक से बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लगातार टीएमसी के साथ रहा है। इसकी वजह यही रही है कि ममता बनर्जी ने खुद को अल्पसंख्यकों की रक्षक के तौर पर पेश किया और कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई। ऐसे में किसी नए दल के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो इस मजबूत वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सके। लेकिन राजनीति में असंतोष अलग गहराता है तो छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे दे सकते हैं। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे हम कहें वो है हुमायूं कबीर और टीएमसी के बीच पुराना विवाद। हुमायूं कबीर खुद कहते हैं कि उनका पार्टी नेतृत्व से टकराव पिछले 1.5 साल से चल रहा है। 2023 के पंचायत चुनाव के बाद उनका जिला और ब्लॉक स्तर में नेताओं से लगातार विवाद होता रहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने इन समस्याओं को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंचाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज किया गया और आखिरकार जब उन्होंने मस्जिद की नींव रखने का फैसला बदले बिना आगे बढ़ाया तो सबने मिलाकर उन्हें निलंबित कर दिया। हुमायूं कबीर का ये भी कहना है कि उनका निलंबन सिर्फ एक बहाना है। असली कारण पार्टी के भीतर चल रहे मतभेद और सत्ता संघर्ष है। वो खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जिसे पार्टी ने सच बोलने की सजा दी। ये नैरेटिव भी उनके समर्थकों के बीच तेजी से फैल रहा है, जिससे उन्हें सहानुभूति मिल रही है। कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखने लगे हैं जो पार्टी लाइन से अलग जाकर अपनी बात रखने का साहस करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि राजनीतिक सिर्फ सच साहस से नहीं चलती है। इसके लिए संगठन, संसाधन और मजबूत रणनीति भी चाहिए। ओबीसी की AIMIM को जिस तरह से एक राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है, उसके पीछे वर्षों का संघर्ष और संगठनात्मक ढांचा है। हुमायूं कबीर अभी इस यात्रा की शुरुआत में है। उन्होंने न सिर्फ पार्टी बनानी है बल्कि उसे जमीन पर खड़ा भी करना है। कार्यकर्ता तैयार करने हैं, फंड जुटाना है और सबसे बड़ा काम जनता का भरोसा जीतना है। इस पूरे घटनाक्रम का असर बीजेपी के लिए भी बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक में टीएमसी की पकड़ कमजोर होती है तो उसका सीधा असर या फिर फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला कांटे का रहता है। हालांकि हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि उन्हें किसी पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाने से मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपनी पार्टी राजनीति करना है।
लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक नेता का कदम किसी तीसरे दल के लिए फायदेमंद साबित हो जाता है। हुमायूं कबीर का यह बयान भी चर्चा में है कि उन्हें नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि ये भविष्य में किसी भी दल को समर्थन देने की स्थिति में खुद को देख रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी। ये रणनीति बताती है कि वो खुद ना सिर्फ एक विद्रोही नेता हैं, बल्कि सत्ता संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं। इस पूरी कहानी में धर्म और राजनीति का घालमेल भी साफ दिखाई देता है। मस्जिद की नींव, 6 दिसंबर की तारीख, बड़े पैमाने पर चंदा और फिर पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप, ये सब बताता है कि बंगाल की राजनीति में धार्मिक मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ चुका है। ये वही बंगाल है जिसे कभी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता था। आज वही राज्य एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर बढ़ता दिख रहा है। और यही वजह है तान्या कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ हुमायूं कबीर की राजनीतिक भविष्य से नहीं जोड़ रहे, बल्कि इसे बंगाल की सामाजिक संरचना से भी जोड़कर देख रहे हैं। अगर आने वाले चुनाव में धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा तेज होता है तो इसका असर सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ेगा। अब सवाल ये भी है कि टीएमसी इस चुनौती से निपटने के लिए कोई नई रणनीति अपनाएगी। ममता बनर्जी अब तक अपने राजनीतिक कौशल के लिए जानी जाती रही। उन्होंने कई बार असंभव दिखने वाली परिस्थितियों से भी खुद को और अपनी पार्टी को बाहर निकाला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो हुमायूं कबीर की इस चुनौती को किस तरह संभालेंगे। क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करेंगी या फिर अन्य सामाजिक वर्गों पर ज्यादा फोकस करेंगी। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा उसे मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये भी आसान नहीं होगा क्योंकि बंगाल में उसका आधार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। ऐसे में हुमायूं कबीर की नई पार्टी एक तरह से अभी सभी दलों के लिए अनिश्चितता का कारक बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर का बंगाल का ओवैसी बनने का दावा सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। ये अध्याय किसी तरह अगर देखा जाएगा तो क्या ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा? क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक हलचल बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। धार्मिक भावनाएं, राजनीतिक असंतोष और नए गठजोड़ की संभावनाएं मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जिसमें हर कदम, हर बयान और हर निर्णय आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगा। हुमायूं कबीर की नई पार्टी क्या सच में गेम चेंजर बनेगी या नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी एंट्री में सियासी बोर्ड पर एक नई चाल चल दी है। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या बंगाल के नए ओवैसी हुमायूं कबीर बनेंगे या फिर हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।